नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या 10 मार्च को नंदीग्राम से लौटते वक्त ममता बनर्जी पर हमला हुआ? हमले की खबर आते ही ममता पर हुए हमले को या उन्हें लगी चोट को ड्रामा बताने की जल्दी में खुद को सहिष्णु और संवेदनशील बताने वाले लोग तेजी से फिसलने लगे। किसी को चोट लगी हो उसे ड्रामा बताने से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इंतजार करना भी ठीक नहीं समझा। आज तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की एक तस्वीर जारी की है। ममता बनर्जी कोलकाता के सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप देख सकते हैं कि ममता के पांव में प्लास्टर है। ममता की हालत गंभीर ना हो, लेकिन चोट के कारण वे अच्छी स्थिति में तो नजर नहीं आ रही। ममता के चेहरे पर चोट की पीड़ा और थकान नजर आ रही है। क्या यह तस्वीर भी ड्रामा का हिस्सा है? तो फिर उस डॉक्टर और अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए कि वे भी इस ड्रामा का पार्ट क्यों बन गए। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को अस्पताल जाना चाहिए। हो सके तो प्लास्टर भी छू कर देख लेना चाहिए कि असली है या ड्रामा वाला है। अस्पताल के एक्सरे की जांच भी करा लेनी चाहिए। ड्रामा कहने की राजनीति भी कम ड्रामा नहीं है। बंगाल में नई राजनीति की बात करने वालों की यह भाषा तो कतई नई और शिष्टाचार की नहीं लगती है। सिंपल सा सवाल है, पांव में प्लास्टर होने से नुकसान तो ममता का ही होगा। वे शायद प्रचार ना कर पाए, ऐसा वो क्यों करेंगी? ममता बनर्जी ने भी घटना के बाद जो बयान जारी किया है उसमें इतना ही कहा कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और उनके ऊपर दरवाजे बंद करने की कोशिश की। उस वक्त उनके आसपास कोई पुलिस वाला नहीं था, ये साजिश है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से नामांकन के बाद सड़क के रास्ते लौट रही थीं। हमें जो एक वीडियो मिला है उसे देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जो जरूरी सुरक्षा होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। ममता एक ऐसी सड़क से गुजर रही हैं जिसके दोनों तरफ मकान हैं और सड़क संकरी है। लोग खड़े हैं, लोगों को रोकने के लिए पुलिस की कतार साफ साफ नजर नहीं आती है। ऐसी जगह किसी भी सामान्य उम्मीदवार के लिए असुरक्षित हो सकती है। इस वीडियो को देखते वक्त सड़क के किनारे लोग कतार में नजर आएंगे। तृणमूल का झंडा भी दिखेगा। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी कार में बैठी हैं और गाड़ी के बाहर भीड़ काफी ज्यादा है। तभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए ममता कार से बाहर निकलती हैं और दरवाजे पकड़कर खड़ी होती हैं। ड्राइवर को इशारे से आगे चलने के लिए कहती हैं, लेकिन लोग उनके ज्यादा करीब नहीं आते हैं। एक दूरी बनी हुई है। वीडियो में थोड़ी दूर आगे जाकर दिखता है कि कार भीड़ में घुल मिल गई है। उस एक जगह पर क्या हुआ सिर्फ एक वीडियो के आधार पर कहना मुश्किल है। इस वीडियो में इतना तो दिखता है कि भीड़ के बीच कार फंसी हुई है। बेहतर होता कई एंगल से वीडियो उपलब्ध होते, कम से कम उस जगह के जहां पर ममता की कार भीड़ से घिरी नजर आ रही है। अगर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती तो वह भीड़ को कार के इतना करीब नहीं आने देती, लेकिन चुनाव के समय ऐसा हो भी जाता है। ममता ने इतना ही कहा कि 4-5 लोगों ने धक्का दिया और दरवाजे को दे मारा, उन्हें चोट लगी, साजिश लगती है। ममता ने किसी दल का नाम नहीं लिया। यह कहा कि आसपास में पुलिस मौजूद नहीं थी। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें ममता को चोट का एहसास हो रहा है। उनकी हालत खराब लग रही है और सुरक्षाकर्मी उन्हें गोद में उठाकर पीछे की सीट पर बिठाता है। ममता खुद कार से उतरने की स्थिति में नहीं है। सुरक्षाकर्मी ने उन्हें पीछे की तरफ बिठाया है। एम्बुलेंस उस वक्त नहीं है। ममता को चोट लगी है। मुमकिन है भीड़ से अनायास धक्का लगा या कार किसी चीज से टकरा गई हो। यह उपलब्ध वीडियो से साफ साफ पता नहीं चलता। आमतौर पर किसी वीआईपी की सभा के वक्त कई लोग वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन यह सवाल तो फिर भी है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां कैसी थी? भीड़ कैसे इतनी नजदीक पहुंची? पुलिस सुरक्षा की कतार क्यों नहीं नजर आ रही है, या थी तो क्या कर रही थी? क्या अंधेरे का लाभ उठाकर किसी ने ममता को धक्का दिया या धक्का मुक्की हो गई?
66 साल की ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर आते ही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह इसे ड्रामा बताने लगे। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता चुनाव के पहले सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही हैं। नंदीग्राम की हालत को देखकर यह ड्रामा प्लान किया है। अधीर रंजन का कहना है कि वे मुख्यमंत्री ही नहीं, पुलिस मंत्री भी हैं। क्या आप मान लेंगे कि वहां कोई पुलिस नहीं होगी? ये सियासी पखंडी करने में माहिर है और चुनाव के पहले जब उन्हें यह महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात यह होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहां आजू बाजू में नहीं रहते। तो इसे आम लोग को सामने और ज्यादा क्या बोलना चाहिए कि बंगाल के पुलिस मंत्री के साथ पुलिस नहीं है, ये किसी को यकीन में आएगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मालूम है कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू होती है तो मंत्रालय ममता के अधीन नहीं होगा। इस घटना के एक दिन पहले चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस के महानिदेशक को बदल दिया। बीजेपी ने हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। पी नीरज नयन को नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से ममता बनर्जी की घटना पर शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा है। आचार संहिता के समय पुलिस प्रमुख को आचार संहिता का ख्याल करते हुए अपने निर्देशों का पालन करना होता है। इस तरह से इस वक्त बंगाल के पुलिस प्रमुख वो नहीं है जिन्हें ममता ने तैनात किया है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी लगा कि यह ड्रामा है। बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह तो अपने बयान में तालिबान को भी ले आए, लेकिन अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि उनकी सुरक्षा में 4 IPS अफसर थे, उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसने भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। अब ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती है। वो चाहती है कि थोड़े बहुते आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। किसी की चोट पर मजाक उड़ाने से पहले नेताओं को थोड़ा रुकना चाहिए था। ड्रामा होता तो कोई अस्पताल में भर्ती होकर प्लास्टर नहीं कराती। बीजेपी के उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी मामूली दुर्घटना को साजिश का एंगल देने का प्रयास कर रही हैं। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। इस बयान के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वे बता देते हैं कि ममता ड्रामा कर रही हैं, लेकिन ड्रामा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन दूसरे हिस्से में CBI जांच की मांग भी कर देते हैं। PTI को दिए बयान में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि दुर्घटना हुई है, लेकिन यह दावा करना कि किसी ने जानबूझकर धक्का दिया स्वीकार्य नहीं है। उनके साथ हर वक्त ढेर सारी सुरक्षा लगी रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स में रेल मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान छपा है। हमें लगा कि यह उनका ट्वीट होगा, मगर पीयूष गोयल ने ऐसा ट्वीट नहीं किया है। बयान के तौर पर ही हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है और यह रिपोर्ट शिवानी की है। कहते हैं कि मैं सोचता हूं मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आप सभी समझदार हैं और जीवन भर ऐसी चीजों को रिपोर्ट करते रहे हैं। हमारी दीदी परेशान है। यह एक हारी हुई पार्टी और हारे हुए उम्मीदवार के संकेत हैं। वे नंदीग्राम से हार जाएंगी और बंगाल में परिवर्तन होगा। पीयूष गोयल अपने बयान की पहली लाइन में कहते हैं कि वे टिप्पणी करने से बचेंगे, लेकिन आगे की लाइन में जो कहा उसमें ड्रामा शब्द नहीं था, लेकिन संदर्भ वही था। ममता की चिंता को लेकर 2 शब्द नहीं थे, लेकिन पीयूष गोयल ने साफ साफ लिखा या कहा कि यह एक हारी हुई पार्टी और उम्मीदवार के संकेत हैं, बंगाल में परिवर्तन होगा। यही हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। इस तस्वीर को फिर से दिखाना जरूरी हो जाता है। ममता अस्पताल में लेटी हैं, पांव में प्लास्टर है। डॉक्टरों के जो बयान छपे हैं अखबारों में, उसके अनुसार उन्हें चोट का सदमा है। लिगमेंट और सॉफ्ट टिश्यू में चोट है।
कहीं से भी ममता एक हारी हुई पार्टी की नेता और उम्मीदवार नहीं लग रही, बल्कि एक सामान्य मरीज की तरह दिखाई दे रही हैं, जिसे चोट लगी है, जो कराह रही है और जिसके पांव में प्लास्टर है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, उनके प्रति संवेदना जताने वाली किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর आज दोपहर तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी का एक वीडियो भी जारी किया। आप खुद तय करें कि क्या इस वीडियो में ममता ड्रामा करती नजर आ रही हैं। এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को कोबरा सांप बताया था। उस सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि नंदीग्राम में उनकी स्कूटी का गिरना तय है। इस बयान को हमने महिला दिवस के संदर्भ में दिखाया था कि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को किसी पुरुष मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने बधाई तक नहीं दी। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आप जानते हैं, चाहे स्कूटी हो या कार हो, ना तो वो खुद से गिरने का मन बना सकती हैं, ना खुद से स्टार्ट होकर चले जाने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी की स्कूटी ने नंदीग्राम में तय किया है, तो हम क्या करें। आप जानते हैं कि स्कूटी अपने से तय नहीं कर सकती, लेकिन स्कूटी के गिरने का रूपक भी राजनीतिक शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है। चलाने वाले की गलती से स्कूटी गिर सकती है, लेकिन स्कूटी ने गिरना तय किया है, यह बात विज्ञान सम्मत भी नहीं है। ममता बनर्जी ने 2019 में प्रधानमंत्री को मिट्टी का लड्डू खिलाने की भाषा तो बोली थी। यह बयान भी स्कूटी के गिरने वाले बयान जैसा ही था। भाषा विचित्र संयोग पैदा करती है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसा भी नहीं था कि सारे नेता ममता की चोट को ड्रामा ही बता रहे थे। कांग्रेस के ही मनीष तिवारी, अभिजीत मुखर्जी उनकी खैरियत की चिंता भी कर रहे थे, जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दे रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चिंता जाहिर की और घटना की निंदा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बयान आया कि ममता बनर्जी के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर चिंतित हूं, उनके जल्दी ठीक होने को लेकर प्रार्थना करता हूं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर ममता को चोट लगने के मामले की जांच की मांग की, घटना की निंदा की। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, जो बीजेपी से निर्देशित है। देश को पता है कि जिन लोगों को लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वो अपनी हताशा को छिपाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। जो भी इस हमले के पीछे है, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बंगाल में जो किया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में इस तरह से उन पर हमला करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और ये इनका चरित्र भी है। इसी तरह के हमले करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मेरे घर में घुस गए थे, ये दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करके आए हैं। तो ये तोड़फोड़ करना, मार पिटाई करना
लोगों की हत्याएं कराना, ये इनका चरित्र में है। ये भारतीय जनता पार्टी या भारतीय झूठ पार्टी, अब क्या बोले उस पर क्या यकीन करें। एक महिला मुख्यमंत्री है, कई दिनों सालों से वो मुख्यमंत्री रही, तो अगर ऐसी कुछ हादसा हो गई तो ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन जांच करवाए, और सिर्फ जांच नहीं भैया, इसका जवाब और रिजल्ट भी निकले और जानकारी भी हो आम जनता को। पहले से तो इतने कम महिला हैं राजनीति में, और है सो एक दो पे सारा बल चला के सरकार अगर ऐसे काम करेगी तो अफसोस की बात है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी जांच की मांग कर रही हैं। ममता को लगी चोट को लेकर सहानुभूति जता रही हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान की लाइन नहीं बदली। उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया आप देख चुके हैं, और अस्पताल की तस्वीर आ जाने के बाद का भी बयान सुनिए जो उन्होंने हिमांशु शेखर से कहा है। कहे जा रहा है कि ये साजिश है, कहे जा रहा है कि उनके ऊपर हमला है, उनको खत्म करने की कोई साजिश भी किया गया है। मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, एक बंगाल के मुख्यमंत्री है, तो हम चाहते हैं कि इतना देर क्यों कर रहे हैं। कम से कम बंगाल के सीआईडी तो है, बंगाल में तो पुलिस के सीआईडी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस भी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी है, सीबीआई है, और खासकर मुख्यमंत्री जैसे एक बड़ा हस्ती, उनके ऊपर इस तरह की हमला हो तो आतंकवाद के साथ इसका कोई जुड़ा हुआ संपर्क हो सकते हैं, तो इसके लिए एनआईए को भी बुलाया जा सकता है। कुछ तो कीजिए, दूध और पानी में फर्क हमें मालूम हो। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते हैं ममता चोट लगने का नाटक कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं पार्टियों के नेता चोट लगने की घटना को लेकर संजीदगी भी जाहिर कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अस्पताल का दौरा किया और ममता का हाल जाना। अस्पताल से सभी बातों का ख्याल रखने को कहा और मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री जब अस्पताल पहुंची तो बहुत तेज दर्द से करा रही थीं। उनके बाएं पैर की हड्डी में दरार आई है। यही बात हमारी सहयोगी मोनिदीपा बनर्जी ने भी 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट में कही थी। ममता बनर्जी के लिए 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, यानी मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। जो 4 चीज उन्होंने कहा साफ साफ वो है 4-5 लोग उन पर हमला किया, जो गाड़ी का दरवाज़ा है उसको उन पर धक्का मार के बंद कर दिया। उनका ये कहना था कि ये साजिश था, इंटेंशनली किया गया, और साथ में वहाँ पे उस इलाके में उस समय कोई लोकल पुलिस नहीं था, ना एसपी ना कोई लोकल पुलिस। अब ये कहने के बाद आप लोगों को पता है कि उन्हें तुरंत कोलकाता ले आया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके एंकल में चोट लगी है, उनके कमर में चोट लगी है, शोल्डर पे, चेस्ट पे अब्रेजन्स हैं, और डॉक्टर्स ने आज दोपहर को कहा कि उनका एक फ्रंटल इलाके में एक दर्द हो रहा है सर में, उसको लेके भी वो चिंतित है। इस घटना के बाद उसके बाद भी कुछ नाटकीय डेवलपमेंट। तृणमूल का कहना है कि एक थ्योरी चल रहा है कि ममता बनर्जी जब आधा दरवाज़ा खोल के गाड़ी में जा रही थी लोगों को नमस्कार करते करते, तब कुछ रास्ते में कुछ पिलर्स थे जो आके एक्सीडेंटली गाड़ी के दरवाजे पे लगे, और ये पिलर्स का फोर्स के कारण दरवाज़ा दब गया, ममता बनर्जी दब गई। लेकिन आज तृणमूल के जो नेता हैं उन्होंने खुलासा किया, सभी मीडिया को बुला के ममता बनर्जी का गाड़ी दिखाया, और उस गाड़ी में उन्होंने दिखाया कि ममता बनर्जी के दरवाजे के वहाँ पे एक भी दाग नहीं है। घटना की खबर आते ही कुछ प्रत्यक्षदर्शी के बयान भी आने लगे कि किसी ने हमला नहीं किया। उनमें से कुछ का बैकग्राउंड भी सोशल मीडिया पर चेक होने लगा कि बयान देने वाला तो भाजपा का समर्थक है, तो क्या उस जगह पर भाजपा के समर्थक भी थे? हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की है। इनका दावा है कि उस चाय की दुकान के पास थे जब ममता को बर्फ की सेंक दी गई थी। यहाँ का लोग कह रहे हैं कि दरवाजा बंद होने से उनको चोट पहुंची है, लेकिन उसके साथ जो आई विटनेसेस का जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ आई विटनेसेस बोल रहे हैं हम किसी को उनको ठेलते हुए नहीं देखा।
कुछ आई विटनेसेस ये बोल रहे हैं कि 3-4 लोग थे जो उनको धक्का दिए। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो जांच पता चलेगा। हमको दोनों वर्जन मिला है यहाँ पे। ये पोल है, पोल पे गाड़ी का कोई दाग नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी पोल से टकराया होता तो पेंट चिप होता और शायद यहाँ पे रह जाता या गाड़ी में दाग रह जाता। ममता बनर्जी अस्पताल में हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता ममता बनर्जी का हाल लेने अस्पताल भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस हमले से ममता झूठ फैला रही है, राजनीति कर रही हैं, इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। बीजेपी के नेता तथागत रॉय और शामिक भट्टाचार्य ने एसएसकेएम हॉस्पिटल जाने की कोशिश की ममता बनर्जी का हाल लेने के लिए, लेकिन तथागत रॉय ने कहा कि उनसे मिलना चाहते थे, मिलने नहीं दिया गया। हमने अरूप विश्वास से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। ऐसा है कि हम लोग उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर मिल नहीं पाए क्योंकि डॉक्टरों की एडवाइस ऐसा है कि अभी किसी को नहीं मिलने देना। तो हम इनसे मिले, अरूप विश्वास जी से मिले। अरूप विश्वास जी को से हमने ये हमारा चिंता जताया और ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी अच्छा हो जाए। क्या चुनाव आयोग ऐसा आदेश दे सकता है कि तृणमूल के नेता ममता को लगी चोट का मामला ना उठाएं, उसका जिक्र अपने भाषण में ना करें? क्या चुनाव आयोग ने 2019 में जब गृह मंत्री अमित शाह पर बंगाल में हमला हुआ था तब ऐसा आदेश दिया था, या उन्होंने अपने हमले का राजनीतिकरण नहीं किया था? बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मांग की है कि चुनाव आयोग घटना के समय का वीडियो सबको दिखाए। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो सीबीआई जांच की भी आप मांग कर रहे थे, आज प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि सुरक्षा बल और तैनात किए जाए। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। अगर आयोग ने सुरक्षा कारणों से ऐसा किया 8 चरणों के चुनाव का, तब फिर उसके सामने मांग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्या पहले चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा पर्याप्त नहीं? कैलाश विजयवर्गीय यह तो नहीं कहते हैं, मगर अधिक सुरक्षा की मांग जरूर करते हैं। क्या बीजेपी वाकई इस पर राजनीति नहीं कर रही है? क्या वाकई बीजेपी अपने नेताओं के साथ हुए हमले का राजनीति नहीं किया करती थी? 2019 में बंगाल में ही अमित शाह पर हमला हुआ, अभी बताया, क्या राजनीति नहीं हुई? इसका जिक्र क्या अमित शाह और बीजेपी ने सभी सभाओं में नहीं किया था? बिल्कुल किया था। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि नड्डा नाटक कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि मैंने प्रशासन से जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यह हमला नाटक था, लोगों को दिखाने के लिए कि उन पर हमले हो रहे हैं। इतनी जल्दी वीडियो कैसे बन जाता है और वायरल भी हो जाता है? उनके काफिले में 50 कारें थीं, उसके पीछे 30 कारें थीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरी कार पर पत्थर गिरता है और वीडियो बन जाता है? मैं इसे चुनौती देती हूं। बीजेपी नेता के साथ चल रहे केंद्रीय पुलिस बल के लोग क्या कर रहे थे? ममता ने कहा कि सिराकोल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। दिसंबर में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच के आदेश दिए। दिसंबर से आधा मार्च आ गया है। जांच से क्या निकला वही बता सकते हैं। उस वक्त की खबरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल प्रशासन से 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी मांगी थी। इस बीच ट्विटर पर ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर ट्रेंड होने लगा। जाहिर है ये काम तमाम तरह के आईटी सेल का ही होगा या उन समर्थकों का जिनके नेता शुरू से ड्रामा बता रहे हैं। इस ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि कैसे खास तरीके से राजनीतिक असंवेदनशीलता गढ़ी जा रही है, जिसे नेता से लेकर समर्थक दोनों ही जाहिर कर रहे हैं, कर चुके हैं। फेक इट लाइक पीसी ट्रेंड कराने वाले वही लोग नहीं होंगे क्या जिनके नेता ममता बनर्जी को लगी चोट को ड्रामा बता रहे हैं? अब मांग की जा रही है कि इस हैशटैग को तुरंत ट्वीट किया जाए। ममता की चोट का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ।
यह जानते हुए भी कि राज्यपाल ने ममता से मुलाकात की है और तस्वीरें हैं कि ममता के पांव में प्लास्टर हैं। यहां तक कि अस्पताल की तस्वीर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, तब विरोधी और अन्य कई लोगों ने भी कहा था कि ये प्रधानमंत्री के आंसू नहीं हैं, ये भी ड्रामा है। ममता बनर्जी अपनी चोट को लेकर झूठ फैला रही हैं, राजनीति कर रही हैं। इन सब को रोकने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग गई। सब्यसाची दत्ता और शिशिर बजोरिया ने शिकायत दर्ज कराई है कि हम मुख्यमंत्री को घायल देखकर सदमे में हैं, हम इसकी विस्तृत जांच चाहते हैं। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ किस आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल करती है वो पब्लिक में की गई भाषा से काफी अलग है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग जाकर नंदीग्राम में हुए कथित हमले की शिकायत कराई है और सही जांच की मांग की है। डेरेक ओब्रायन और राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सर लाइट The chief minister, she's India's only woman chief minister, but she's a Z category protecting. What is going on? Where does the buck stop? How far can this go? This is still not president's rule. This is still not a union territory. Hard questions have to be answered, and those responsible for this heinous incident need to be brought to book. ममता बनर्जी ने साजिश की बात कही है, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने ममता को लगी चोट को लेकर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तृणमूल नेता मदन मित्रा ने मुख्यमंत्री और पार्टी नेता पर हुए हमले को लेकर बेलगढ़िया में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। टीएमसी के विधायक परेश पाल ने बयान दिया है कि उनके पांव की स्थिति खराब है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अब हम आते हैं 2013 की एक घटना पर। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली होने वाली थी। पटना में 7 बम धमाके होते हैं, 5 बम धमाके गांधी मैदान में होते हैं जहां पर रैली होने वाली थी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात तक नहीं की थी। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपको कई बयान सुनवा सकता हूं कि बीजेपी के नेता इस बात को लेकर कितने नाराज थे। 27 अक्टूबर 2013 को सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार नमो को विरोधी नहीं, राजनीतिक शत्रु समझते हैं। वे राजनाथ सिंह को फोन कर सकते हैं, लेकिन नमो को नहीं। इसके बाद भी नीतीश कुमार और नमो साथ आए और अब तो साथ साथ सभाएं करते हैं, सरकार भी चल रही है। पटना ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हुए। घटना के तुरंत बाद ही इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई और आज 7 साल बीत गए। एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मामला चल रहा है, सजा नहीं हुई है, 7 साल निकल गए। ये हालत है नरेंद्र मोदी की सभा में हुए बम धमाके के मामले की, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी ब्रेक के बाद। यह रिपोर्ट राजनेताओं के लिए है। राजनीति में जो लोग नेता की तारीफ में गा बजाकर उनके करीब जाते हैं, वे दूर जाने पर उसी नेता के खिलाफ किसी और सुर में गाने बजाने लगते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर प्रधानमंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक सकते। हरियाणा के रॉकी मित्तल तो प्रधानमंत्री की तारीफ में गाते गाते उनसे मिल भी आए, फोटो खिंचा ली और हरियाणा के पब्लिसिटी डायरेक्टर बन गए। इस फरवरी में हटा दिए गए तो मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ गाने लगे। अपने YouTube चैनल में अभी भी मोदी भक्त स्टार प्रचारक लिखते हैं। सेफ रहने के लिए रॉकी मित्तल का गाना खट्टर साहब को ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनके राज के खिलाफ है। उनके राज में डायरेक्टर बने तो अब उनके ही राज में रॉकी साहब जेल में हैं। तब भी जेल में हैं जब उन्होंने ममता का आतंक नाम से गाना लिखा है ना कमाल की कहानी। ममता का आतंक गा रहे हैं और जेल खट्टर राज में जा रहे हैं। पुलिस हिरासत में ये हैं हरियाणा के पूर्व पब्लिसिटी चेयरमैन जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल। 6 साल पहले एक जज विवेक नसीर पर उनकी गाड़ी से नीली बत्ती उतारकर उनके मुंह पर दे मारने के आरोप में वो अब पकड़े गए हैं।
नई धाराएं हैं 332, 353 और 333। ये सुनने में कंप्लेंट दी गई थी वो तो उस टाइम ये कहते भाई मैं शादी में से आ रहा था ड्यूटी। हाँ, शादी से उसमें स्टेटमेंट में उसने शादी लिख रखी थी, लेकिन वो ड्यूटी पे जा रहे थे, जहाँ ड्यूटी पे रहे थे ना। तो सर कोर्ट में कितने दिन का रिमांड मांगा? ये 12 तक का रिमांड है, 12 को पेश करेंगे। ये जो 32 थी ना वो साथ ले गए थे वो रिकवर करने के लिए, और जो अन्य आरोपी थे इसके साथ उनका पता लगाना है, और जहाँ पे चोट मारी थी उसकी निशानदेही करवानी है। रॉकी मित्तल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर उन्हें सजा मिली है। गुंडागर्दी का काम है ये खट्टर के खिलाफ बोलने का एक सजा दे रहे हैं ये लोग। एक गुंडागर्दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। खट्टर साहब जो मर्जी करने से गोली चढ़वा दे, खट्टर साहब की नीतियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा मरते दम तक, जो मर्जी कर रही है। साल 2014 के चुनाव प्रचार में रॉकी मित्तल राहुल गांधी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में गाते थे। फिर प्रधानमंत्री से मिले और सत्ता में हिस्सेदारी भी मिली। पिछले साल से ही मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ गाने जारी कर रहे थे, जैसे मोदी जी तेरे नाम पे खट्टर के चेले लूट रहे, मोदी जी तेरे नाम पे खट्टर के चेले लूट रहे, किसान गरीब और छोटे व्यापारी का खून ये चूस रहे, या खट्टर को हटा दो योगी जैसा सीएम बना दो, सीएम खट्टर को हटा दो योगी जैसा सीएम बना दो। फिर पिछले महीने गाना जारी किया हरियाणा बचा लो मोदी जी खट्टर के बस का काम नहीं। पिछले ही महीने रॉकी को पब्लिसिटी चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। हरियाणा बचा लो मोदी जी खट्टर के बस का काम नहीं। जैसे जैसे रॉकी मित्तल के सुर बदलते गए, कानूनी प्रक्रिया तेज भी हुई और वहीं जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया और कोर्ट से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी ले लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे एक जज पर हमला करने वाला आरोपी 6 साल तक सत्ता की गोद में बैठ के गुनगुनाता रहा। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा सरकार की आलोचना करने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।